हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने रोडवेज कंप्लीट किए थे। इस पार्ट में हम रेलवेज कंप्लीट करेंगे और आगे वाटरवेज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और एक और चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो जाके हमारा स्कोर प्लस का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर नोट्स डाउनलोड करो, फटाफट अपनी पढ़ाई को बूस्टर डोज लगाओ और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम्स की तैयारी हम करते जाएंगे। ये फटाफट हम ना, सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है उसको फिनिश कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट कर देंगे रिविजन। तो पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे और रॉक करेंगे एग्जाम्स में। ओके, सो विद नो टेंशन एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवेज। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उसके 3 मेजर मीन्स हैं। ठीक है, दैट इज रोड और वी कैन से लैंड, फिर आता है वाटर एंड एयर। ठीक है, तो लैंड में हमारे थे रोडवेज, फिर आ गए रेलवेज और फिर आ गए हमारे पाइपलाइंस। ठीक है, वाटरवे में भैया हमारे इनलैंड थे और ओवरसीज थे। ठीक है, एयरवेज में थी हमारी भाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है बच्चों, तो भाई हमने रोडवेज पढ़ लिए, रेलवेज पाइपलाइंस हम आज पढ़ेंगे, इनलैंड और ओवरसीज भी हम देखेंगे और फिर आएंगे हम एयरवेज की तरफ। ठीक है, तो रेलवेज रेलवेज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो रेलवेज का यूज करती है अगर दूर वाला डिस्टेंस में ट्रैवल करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेलवेज सस्ते होते हैं देन रोडवेज एंड एयरवेज। एयरवेज तो भाई बहुत महंगे हैं। अगर हमें बहुत दूर जाना है, मान लो दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है, अच्छा खासी दूरी पे है, अगर हम रोडवेज का यूज करेंगे तो पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम एयरवेज यूज करेंगे बहुत महंगा है। तो रेलवेज यहाँ पे सेवियर के तौर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा है तो वो एयरवेज को उतना नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो भैया सोचेगा कि इट्स गुड कि भाई आपको सेकेंड एसी या थर्ड एसी का 2000 में बढ़िया टिकट मिल जाएगा, आप दिल्ली से मुंबई चले जाओगे। तो ये कहते हैं ना, इजीनेस डेवलप कर देता है रेलवेज। अगर आपको दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो इकोनॉमिकल रहता है, फीजिबल रहता है, नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो रेलवेज जो है अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, चाहे हमको फिर वो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करना हो या किसी भाई सामान वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, क्या 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 होता है भाई इससे हम बिजनेस, ठीक है, अगर हमें भाई कोई साइट सीइंग करने जाना, मतलब हर जगह पे रेलवेज हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे हैं। चाहे हमको तीर्थ यात्रा पे जाना हो, चाहे हमको किसी बिजनेस के लिए जाना हो, चाहे हमें कोई साइट सीइंग करने जाना हो, कोई अच्छी जगह घूमने जाना हो, तो हमें जो रेलवेज हैं वो अवेलेबल होते हैं और हम हर इंपॉर्टेंट जगह पे इजीली जा सकते हैं इनकी मदद से। अगर नॉट एग्जैक्ट पॉइंट पे, पर फिर भी के, जैसे मान लो अगर मुझे कोई एक जगह घूमने जाना जो कि यहाँ पे है, पर यहाँ पे रेलवेज नहीं है, तो इस डिस्टेंस पे इस सिटी में रेलवेज है, तो मैं अपनी सिटी से यहाँ तक रेलवेज से आ जाऊंगी, फिर यहाँ से मैं रोडवेज ले लूंगी, तो इजी रहेगा ना, है ना, आप पहुंच तो सकते हो। रेलवे तो कनेक्ट करता है आपको हर जगह से। ठीक है, तो रेलवे जो है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, चाहे हमको ट्रांसपोर्ट करना हो गुड्स, चाहे हमें कहीं घूमने जाना हो, हर जगह रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो हमें हेल्प भी करते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, it has been a great integrating force along with accelerating the development of industry and agriculture. This is very important point. यहाँ पे इसको पढ़ के लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ। हमारे रेलवेज जो हैं
वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हेल्प कर रहे हैं। मान लो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें एक रॉ मटेरियल इस जगह से इस जगह पहुंचाना है, तो इतना ज़्यादा बल्क में रोडवेज में अगर हम उसको पहुंचाएंगे तो एक्सीडेंट का चांसेस हैं, वो सही से पहुंच रहा मटेरियल या नहीं, ये भी, और बहुत प्राइस भी हो जाएगा उसका, बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा। बट रेलवेज में क्या होता है, रेलवेज की मदद से हम कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कितना ही बल्कि क्यों ना हो, हम एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा सकते हैं, जो कि कम रेट में, राइट, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, एक्सीडेंट के भी चांसेस कम हो जाएंगे, और इजीली वो मटेरियल आपका पहुंच पाएगा। तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री को इंटीग्रेट करने में, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह रेलवेज कनेक्ट कर रही हैं, कंट्री को इंटीग्रेट कर रही हैं, तो रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो रेलवेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है भाई, इंडियन रेलवेज इज रीऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन्स, 16 जोन्स में पाई जाती हैं। इंडियन रेलवेज नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 68,442 किलोमीटर, इतने किलोमीटर में फैली हुई है हमारी रेलवेज। 3 टाइप के गेजेस होते हैं, ठीक है, ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है। गेज क्या होता है, जो ये रेलवे ट्रैक होता है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज, इनको कनेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उनको हम गेज कहते हैं। ठीक है, तो भाई कहीं कहीं ब्रॉड गेज यूज होते हैं, कहीं कहीं मीटर गेज यूज होते हैं, कहीं कहीं नैरो गेज यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब भाई चैलेंजेस देखेंगे हम। जैसे रोडवेज के लिए कुछ चैलेंजेस थे, ऐसे ही रेलवेज में भी हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या है पहला चैलेंज, यहां से ना बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सप्लेन और या फिर डिस्कस अबाउट द challenges faced by इंडियन रेलवे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उनको डायरेक्ट यही पॉइंट्स उठा के रख देने हैं, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, सो इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन द हिली रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। In these regions, railway tracks are laid through low hills, gaps और tunnels। देखो, जो पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे हम माउंटेन वाला, जो नॉर्थ वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हिमालय वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू वगैरह, तो यहाँ पे भी पहाड़ है। तो देखो, पहाड़ों में ना रेलवेज की लाइन जो बिछानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो रेलवे यहाँ पे भाई हमको टनल्स के थ्रू, गैप्स जहाँ पे होंगे वहां देखने को मिल जाएंगे, जो लो हिल्स हैं वहां देखने को मिल जाएंगी, पर जो हाई हिल्स हैं वहां पे चैलेंजिंग हो जाता है। तो वहां पे रेलवेज कम देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे इजीली रेलवेज भाई कैसे पहुंचाओगे, तुम इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ों पे कैसे पहुंचाओगे, तो डिफिकल्ट होता है। तो एक डिफिकल्टी ये हो गया। अब हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन की। तो जो वहां का जो रीजन है, जो हिमालय रीजन है, वो भी अनफेवरेबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। क्यों अनफेवरेबल है, क्योंकि भाई ऊंचाई ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है। भाई इतना ठंडी इलाका है, पॉपुलेशन कम पाई जाती, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पे रेलवेज पहुंचाना डिफिकल्ट है। कैसे पहुंचेगी रेलवे भाई, कैसे बनेगी रेलवे भाई, ज्यादा पॉपुलेशन है तो सोचे भी, पॉपुलेशन भी कम है, तो एक ये हो गई डिफिकल्टी। ठीक है, यहाँ पे भी अनफेवरेबल है, कंडीशंस ही नहीं है कि वहां पे हम रेलवेज को ले जा सके। थर्ड, इट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस ओवर रिवर्स इन इंडिया। अब भाई किसी रिवर्स के क्रॉस बनानी या कुछ भी, तो ब्रिजेस का जरूरत पड़ती है फॉर रेलवेज के लिए, तो वो भी कभी कभी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है यहाँ पे भी। ठीक है, तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि इंडियन रेलवे फेस करता है। हम कुछ, अगर हम रेलवे जोन्स के बारे में देखें, तो भाई नदर्न रेलवे जोन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नदर्न इज इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, न्यू दिल्ली। ये आ जाते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में, है ना, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वहां से
यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। वेस्टर्न का कहाँ होगा भाई? मुंबई। ये ना बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। नदर्न में सबसे इंपॉर्टेंट जगह अगर हम देखें नॉर्थ साइड में तो न्यू दिल्ली हो गई, वेस्ट साइड में देखें तो बड़ी सिटी हम क्या देखने को मिलती है? मुंबई। तो मुंबई हो गई वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। सदर्न का हो गया भैया हमारा चेन्नई, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना ही, 1 मार्कर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हम देखते हैं कि रेलवेज जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी जगह पे बहुत है रेलवेज, किसी जगह पे थोड़ी कम है, किसी जगह पे भाई घनी घनी रेलवेज हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे हमें, पर कहीं कहीं बिल्कुल ही नहीं है रेलवेज। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवेज का, उसके पीछे के रीजंस क्या है? क्यों इक्वली डिवाइडेड नहीं है रेलवेज, हर जगह इक्वली क्यों प्रेजेंट नहीं है, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले भाई माउंटेनियस रीजन में रेलवे लाइन को बिछाना, रेलवे लाइन को वहां पे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो एक ये रीजन हो गया, तो हमें माउंटेन में कम देखने को मिलती है रेलवे, ठीक है। नदर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर रेल कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन इन इजी एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लो। अब यहाँ पे हमें रेलवे कम देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे रेलवे कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे रेलवे हमें अच्छी देखने को मिल रही है, यहाँ पे रेलवे हमें अच्छे अमाउंट में, मतलब गुड कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। क्यों अब यहाँ पे ऐसा है? क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पे लैंड कैसा है? लेवल है, यहाँ पे लैंड समतल है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ लैंड नहीं है उतना, कितना इक्वल लेवल लैंड है। तो यहाँ पे रेलवे इजीली पहुंच जाती है, यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कि भाई सीधा सीधा लैंड है, वहां पे हम रेलवे की लाइन बिछा सकते हैं, और रेलवे का जो लाइन बिछाने का है उसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी कम होगा, है ना। आपको वहां पे ज्यादा पहाड़ों को नहीं काटना पड़ेगा, टनल्स नहीं खोदने पड़ेंगे, कुछ नहीं, आपको सीधा लाइंस जो है उनको बिछाना है। तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम हो जाता है और इजी हो जाता है रेलवे को बिछाना। तो यहाँ पे हम अच्छे अमाउंट पे हमें रेलवे देखने को मिलती है, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्स प्रोवाइड्स द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है ना, एग्रीकल्चर अच्छा है, यहाँ पे भी हमें रेलवे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है। लोग ज्यादा हैं, दे नीड रेलवेज, तो यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है रेलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कम देखी थी, यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे भी भाई अच्छा हम रेलवे देखते हैं, है ना, अच्छे अमाउंट में हम रेलवेज यहाँ पे देखते हैं, ओके। इसके बाद ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन, अब यहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हैं हम? राजस्थान वगैरह की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान वाला एरिया होगा या फिर कुछ कुछ जो दलदल वाला एरिया होता है, तो वहां पे भाई रेलवे लाइन कैसे बिछाएं? तो जो दलदली, जो मार्शी एरियाज होता है, ठीक है, तो वहां पे रेलवेज आपको नहीं उतनी देखने को मिलती। ऐसी जो ऐसा एरिया राजस्थान का जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और सैंडी प्लेन्स है, मतलब रेत वाला। अब रेत पे कैसे बिछाओगे आप? रेत है भाई, अब रेत तो धंसती है ना, नीचे एकदम धंसती जाती है। तो अगर आपने इतना पैसा लगा के रेलवे लाइन डलवाई वहां पे, पर वो अब धंस गई है, रेलवे लाइन धंस रही, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रहेगा ना, एक्सीडेंट्स भी होंगे भाई, है ना। और कैसे कैसे आप रेलवे लाइन को आप वहां बिछा पाओगे और कैसे चीजें पॉसिबल होंगी? तो ऐसी कंडीशंस में जहां पे पॉपुलेशन कम है, सैंडी एरिया है ना, हिली एरिया है, और जहां पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो वहां आप रेलवे लाइन इजीली नहीं बिछा पाते हो, रेलवे इजीली वहां नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे आपको रेलवे लाइन कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी, कि मान लो कोई जहां वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कुछ चल रही हैं, या मतलब आपस में ही बहस चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो उसको क्या कहते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो प्रॉपर उन पॉलिसीज को अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा उन पॉलिसीज का, तो भाई अगर बननी है रेलवे
तो नहीं बन पा रही। मान लो अगर रेलवे के लिए पैसा आया, ठीक है, मान लो 1 करोड़ रुपए आया रेलवे के लिए, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, और भी ज्यादा आता है भाई, 1 करोड़ में क्या ही होता है। तो मान लो वो 1 करोड़ रुपए आया, क्या काय के लिए, रेलवे बनने के लिए। पर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या वहां पे सही ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पैसे को उन्होंने सही तरीके से यूज नहीं किया, तो वहां पे वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। होना तो था, गवर्नमेंट पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में अगर कुछ क्लैशेस हो रहे हैं तो बहुत सारी रीजंस है ना, कि उसको उस पैसे का, उन गवर्नमेंट पॉलिसीज का या तो आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, तो वो इफेक्ट वहां पे नहीं दिख पा रहा है जो होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे इस रीजन से भी रेलवे इफेक्ट होती हैं और रेलवेज नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो जैसे हमने रोडवेज में कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी ना, तो ऐसे ही हम रेलवेज की प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब सोचो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, आपके दिमाग में आ गया होगा भाई, भीड़ है ना, और थेफ्ट वाली चीज एकदम कॉमन है ये। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैवल विदाउट द टिकट्स। बहुत सारे लोग जो है ना तड़ी तड़ी में, अरे भाई तेरे तेरे भाई ने तो बिना टिकट का ट्रैवल कर लिया, भाई तेरा भाई तो इतनी दूर बिना टिकट के आ गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो चलो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं टिकट, पर मेजॉरिटी लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि रेलवे का टिकट इतना भी महंगा नहीं होता है, पर फिर भी वो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। फिर है भाई थेफ्ट एंड डैमेजिंग। अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी इतनी सुंदर सुंदर रेलवेज आती हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जाके भाई वॉशरूम्स के मग चोरी कर लिए, सीट खराब कर दी, और सीट पे भैया कुछ 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 लिख दिया, क्या यार कुछ भी कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होती भाई, चोरी, डैमेज करना है ना, हमारी रेलवे को डैमेज करना, ये सब प्रॉब्लम है। पीपल जो है, लोग बाग क्या करते हैं, चेन खींच देते हैं। भाई चेन क्यों लगाई गई थी कि भाई अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो भाई चेन खींच दो, ट्रेन को रोक दो। पर हम क्यों ट्रेन को, भाई स्टॉप आ गया तो ट्रेन को रोक दो, कोई क्या बोलते हैं, एकदम कहीं बीच में कहीं अगर किसी को उतरना है तो भाई चेन खींच दी, पुल कर दी, तो ट्रेन को रोक दो। तो ये जो है मेजर मेजर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हमारा इंडियन रेलवेज, तो इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के बारे में बात करते हैं। पाइपलाइंस बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं अभी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। नया नया आया है, मतलब पहले ट्रांसपोर्टेशन या तो रेलवे या तो रोडवे, वाटरवे, एयरवे। अब जो पाइपलाइन है ना, ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन का आया है, ठीक है। नया है, ये न्यू है ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में। इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। पहले सिर्फ वाटर सिटीज तक पहुंचाने में, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में इनको यूज करते थे। वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो तभी हम पाइपलाइंस को देखते थे। पहले खुद सोचो ना, सिर्फ वाटर हो गया, इन्हीं सब चीजों में पाइपलाइंस का यूज देखा जाता था। पर अब क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है ना, ऑयल से फील्ड तक पहुंचाने में, ऑयल फील्ड से रिफाइनरीज तक पहुंचाने में, हमारे घर इवन कहते हैं ना, जो नेचुरल गैस है, जो हमारी जो कुकिंग गैस होती है, वो हमारे घर घर तक, हमारी किचन तक पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये चीजें, इन चीजों में अब पाइपलाइंस यूज हो रही है, ठीक है। इवन सॉलिड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर एकदम प्रॉपर सॉलिड को तो नहीं कर सकते, पर जब सॉलिड को हम स्लरी बना लेंगे, है ना, उसको स्लरी में कन्वर्ट करके हम इवन सॉलिड चीजों को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस में, ठीक है। नेक्स्ट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है ये 3 है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 मेजर नेटवर्क देखते हैं हम पाइपलाइन का। तो पहला है भाई ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, ठीक है। तो भैया ये जो अपर असम है, वहां से ट्रांसपोर्ट होता है भाई कानपुर तक, और वाया कौन कौन सी जगह कनेक्ट करता है, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड है सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, ठीक है। जलंधर, सलाया से जलंधर तक जाती है पाइपलाइन,
कहाँ बीच बीच में भाई विराम गाम पड़ता है, मथुरा पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, सोनीपत पड़ता है, ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गई 3 पाइपलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख रहे हो है ना, पहली वाली है ये हजीरा वाली है, यहाँ से ये इतने सारे जगहों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गई हमारी पाइपलाइंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है पाइपलाइन के, व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो भाई सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, है ना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं हम पाइपलाइंस की मदद से। हम क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम इजीली अब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय पाइपलाइन, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। देखो अगर हम उसमें जाएं, फॉर एग्जाम्पल रोडवेज से अगर हम इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करें तो हमको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, पर अगर पाइपलाइन लगाएं तो स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ा कहते हैं ना हैवी होगा, पर बाद में बहुत मिनिमल कॉस्ट देना पड़ता है पाइपलाइन से अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो, है ना। तो इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, पर फिर भी जो उसके बाद के जो प्रोडक्ट उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं ना, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं वो अच्छे हैं, बाद में हमें इतनी लागत इसमें नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज कम हो गए। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी सामान लोड किया, ठीक है, तो एक जगह से उस जगह पे हमने लोड किया, फॉर एग्जांपल किसी ट्रक पे हमने लोड किया, अब वो जगह पहुंच गया वो ट्रक, अब वहां से उस ट्रक से हमें कहीं और सामान लोड कराना है। तो वो कभी कभी क्या होता है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में या एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम सामान शिप करा रहे हैं, ट्रांसशिप करा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोड करा रहे हैं, तो हमारा सामान कभी कभी टूट जाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड वाला सामान है तो वो खराब हो गया, टूट गया, तो लॉस हो जाता है। तो ये लॉस जो है, पाइपलाइन क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह सीधा कनेक्टेड रहती है तो इजीली चला जाता है वहां से सामान, पर जो ट्रांसशिपमेंट लॉस है ये कम हो गया है बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है। पाइपलाइंस मेक ट्रांसपोर्ट फास्ट, सेफ एंड इजी, है ना। फास्टली हम बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सेफ और इजी ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइपलाइंस। इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमारा टाइम बचता है और जो एकदम सब लोग डिपेंडेंट हो गए हैं रेलवे के ऊपर, तो उसका जो रेलवे का जो प्रेशर है वो भी पाइपलाइंस कम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा वाटरवेज। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सबसे कम रेट में ट्रांसपोर्टेशन अगर चाहिए तो वो वाटरवेज से हो जाता है, ठीक है। उसका जो एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, उतना ज्यादा भाई हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हम हैवी और बल्की गुड्स इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत बहुत हैवी हैं, जो बल्की गुड्स हैं, उनको हम इजीली वाटरवेज से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं इनलैंड। मैंने बताया था ना, इनलैंड क्या होते हैं, देश के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, देश के अंदर वाले जो वाटर है ना, वाटर में जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लैंड के अंदर ही जो रिवर्स हैं उनके थ्रू जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ अबाउट 14,500 किलोमीटर। इतना भाई लंबा हमारा इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। आउट ऑफ विच 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मर्चेंडाइज्ड वेसल्स, ठीक है। तो इतना हम यूज कर रहे हैं अभी, तो टोटल इतना है, ठीक है। आपको इन नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये समझना है कि इनलैंड क्या होता है और ओवरसीज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटरवेज। भाई यहाँ पे भी हम देखने को, अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक बार पहले ओवरसीज का लिख देती हूँ, ठीक है।
ओवरसीज क्या होता है, देश के बाहर। देश के बाहर ट्रांसपोर्टेशन वाया ओशियन। ठीक है, जब कंट्री टू कंट्री जा रहा है, कंट्री टू कंट्री जा रहा है, उसको हम कहेंगे व्हाट, उसको हम कहेंगे ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो भाई नेशनल वाटरवेज भी हैं, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज थे ऐसे हमारे नेशनल वाटरवेज भी है। तो सबसे पहले आता है भाई नेशनल वाटरवेज 1। आपको इनमें सिर्फ ये याद रखना है कि वो किस रिवर पे हैं, आपको उनकी लेंथ और ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ रिवर्स आपको याद रखनी। ठीक है, तो भाई सबसे पहला आता है भाई गंगा रिवर पे बना हुआ है, जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में बना हुआ है, 1620 किलोमीटर का है ये। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ है, जो कि कनेक्ट करता है सदिया और धुबरी को, 891 किलोमीटर का है। उसके बाद भाई वेस्ट कोस्ट कैनाल पे बना हुआ है, केरला से, कहां पे, केरला में है ये, और ये कोत्तपुरम, कोल्लम, इन सारी जगहों को ये कनेक्ट करता है, 205 किलोमीटर का है ये। ठीक है, फिर आता है भैया हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 4, ये भाई स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर पे ये बना हुआ है, काकीनदा, पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल, इनको कनेक्ट करता है, 1078 किलोमीटर का ये है। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 5, ये भाई कहां पे, ब्राह्मणी अलोंग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स बना हुआ है, ईस्ट कोस्ट कैनाल पे ये। ठीक है, किसको कनेक्ट भाई, ये 588 किलोमीटर का है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है भाई, नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पे है, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल, तो बस आपको इनकी जगह याद रखनी है। ठीक है, ओवरसीज वाटरवे मैंने बता ही दिया कि ये फॉरेन कंट्रीज में जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जा रहे हैं, ठीक है, कंट्री से जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, है ना, और हम ओशन का यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओवरसीज वाटरवेज। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो भाई 2 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर्स हैं। तो यहाँ पे 12 है बेटा, ये ना 12 है, यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो 12 हमारे भाई यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हो जाते हैं। तो 12 मेजर पोर्ट्स याद करना बहुत थोड़ा इजी है, तो 12 पे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे वो गलत है, वो 2 मेजर पोर्ट्स, वो दैट वाज रिटन रॉन्ग, तो इसको करेक्ट कर लेना, इट इज 12 है ना, 12 हमारी एनसीईआरटी में 12 लिखा हुआ है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में। ओके, तो भाई मेजर सी पोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये आ गया ना 12 मेजर पोर्ट्स, आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, यस हाँ यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 मेजर, 200 नॉन नोटिफाइड, 200 नोटिफाइड नॉन मेजर, दैट इज माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है, सो यू हैव टू ओनली लर्न दीज 12, यू डोंट हैव टू फोकस कि भाई कितनी लंबी क्या कोस्ट लाइन है, इन नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ 12 मेजर इनके आपको थोड़े नाम याद रखने। ओके, ठीक है, तो 95% जो है इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ये पोर्ट्स हैंडल करते हैं। अब याद रखना, जो बाहर कंट्री से जो ट्रेड होता है ना, वो मेजरली वाटरवेज पर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि वाटरवेज चीपेस्ट होते हैं और हम इजीली बल्कि मटेरियल इजीली उससे हम ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, इनसे 95% हमारा फॉरेन ट्रेड होता है। ठीक है, ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई क्या क्या नाम है इनके, जो वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट को क्या होगी, वेस्ट कोस्ट ये हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो हमारे पोर्ट्स हैं वो है कंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है,
मरमगांव पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, दीज आर द पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। फिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट हैं, दैट इज कोची पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट, ये हो गए हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। तो ये हो गया हमारा लेक्चर खत्म। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो स्कोर प्लस ऐप को आप डाउनलोड करो और वहां से इजिली आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।